नमस्कार दोस्तों, मैं अभी एमजी रोड में हूँ और आज हम आए हैं मरुधर आर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये है एमजी रोड में मरुधर। और ये रेमंड्स शॉप जो आप देख रहे हैं, ठीक इसके नीचे मरुधर आर्ट्स है। और इधर आगे जाके राइट चर्च स्ट्रीट, और इधर से मैं अभी आया हूँ। ये याद रखिएगा, एमजी रोड है। और मैं परफेक्ट लोकेशन आपको बता देता हूँ, ठीक रेमंड शॉप उसके नीचे मरुधर आर्ट्स, बहुत पुराना एस्टैब्लिशमेंट। तो चलिए आज मरुधर आर्ट्स में जाके बहुत कुछ बातें करना है, बहुत कुछ दिखाना है आपको। ये देखिए, तो पिछले साल भी मैं वीडियो बनाया था मरुधर आर्ट्स का, तो अब मैं फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं मरुधर। तो दोस्तों, ये है मरुधर आर्ट्स एमजी रोड में। और आप देख सकते हैं इनका कितना खूबसूरत कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले में किया हुआ है। और तरह तरह का डिस्प्ले, ये प्राइवेट डिस्प्ले है, टोटली प्राइवेट डिस्प्ले। और मरुधर आर्ट्स वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द कलेक्टर्स। आपको जो चाहिए, एसेसरीज़, स्टैम्प्स, कॉइन्स, एफडीसी, स्पेशल कवर्स, एल्बम्स, करेंसीज, नोट्स, स्पेशल टाइप के जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। कितना मैसिव कलेक्शन है। और आज हम बात करेंगे एक्चुअली राजेंद्र सर से, राजेंद्र मारू सर से। और उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं आया हूँ। पिछले साल आपने देखा आर्ची सर का इंटरव्यू, और इस साल राजेंद्र सर को मैं कवर करूँगा, क्योंकि पिछले साल वो अवेलेबल नहीं थे उस वक्त जिस वक्त मैं आया था। तो आप देखिए कितना मैसिव है ये कलेक्शन। ये देखिए, आप इसे एक छोटा मोटा प्राइवेट म्यूज़ियम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, सारी म्यूज़ियम का एक और ये वाला मैंने दिखाया था पिछले साल, जो गांधी जी शॉर्ट डेट का वो जो पेपर है वो। और यहाँ देखिए आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है। यहाँ देखिए फॉरेन कॉइन्स, जो स्पेशल कॉइन्स हैं वो कॉइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, कॉइन्स ऑफ प्रेसिडेंसी, यूरोपियन एनक्लेव के कॉइन्स, मतलब एंशेंट एंड मेडाइवल कॉइन्स, मुग़ल पीरियड के कॉइन्स, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए उनका ये सारा प्राइवेट कलेक्शन। मतलब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। एक बार आइए और मेरे रिकमेंडेशन पे आइए। मैं तमाम उन कलेक्टर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो कलेक्शन में हैं। और ये देखिए 3 जनरेशन ऑफ द मारूज यहाँ पे, 3 जनरेशन, प्रेम रतन मारू, राजेंद्र मारू सर, और बीच में आर्ची मारू सर। और ये लेगेसी अभी तक बहुत खूबसूरत वे में कंटिन्यू हो रहा है मरुधर आर्ट्स का बेंगलोर में। और आप देख सकते हैं 3 जनरेशन से ये चल रहा है। और ये देखिए, ये सारा प्राइवेट कलेक्शंस इनका। तो चलिए अब हम सर के पास चलते हैं और उनका एक इंटरव्यू करते हैं। तमाम जो हॉबिस्ट हैं उनको मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक बार आप आइए। ये देखिए यहाँ पे
मरुधर आर्ट्स द जर्नी ऑफ 50 years 1941 से जेठमल मारू से लेके पूरा आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे 2008 में आर्ची सर स्टूडेंट थे और ये थर्ड जनरेशन है आर्ची सर इन द बिज़नेस। और सारा ईयर वाइज यहाँ पे आप ठीक से देख लीजिए। आप क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों हमारे बीच आ गए हैं राजेंद्र मारू सर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया 3 जनरेशन पूरा इस लेगेसी को संभाल रहा है मरुधर आर्ट्स को। प्रेम रतन मारू सर से शुरू होके राजेंद्र मारू सर और अभी आर्ची मारू सर देख रहे हैं इसको। तो सर थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। पहला सवाल सर एकदम, क्योंकि आपसे अगर बात करूं तो वीडियो मुझे लगता है कि 24 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगा, तो शॉर्ट और क्रिस्प रखते हुए पहला सवाल, ऑगस्टस सीजर पहला कलेक्टर वर्ल्ड में अभी भी माना जाता है, उस समय से लेके अभी तक आप न्यूमिस्मैटिक्स को किस तरह देखते हैं? नमस्ते, वेलकम आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सीजर जो पहला कलेक्टर था, पहले सिक्के बनते थे एक मेमेंटो के हिसाब से। मेमेंटो के हिसाब से एक राजा दूसरे राजा से मिलने गया है तो क्या देगा? किंगडम उसके पास है, सोना चांदी उसके पास में है, हीरे जवाहरात है। तो वो क्या करते? तो कुछ एक डिफरेंट कॉइन बनाते जो इनके प्रचलन में चल रहा है, जिनसे रोज़ की जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, या जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में, आज की भाषा में मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, वो सिस्टम तो चल ही रहा था जी। उसमें से उठा करके अब जैसे अगर मुझे पूछेंगे मुझे पेन देना या डायरी देनी है, तो उसको अगर 100, 200, 500 कॉइन देने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आप उसको चांदी के 500 सिक्के या सोने के 500 सिक्के दे रहे हैं। तो पहले सिस्टम वो हुआ था कि जब वो आ रहा है तो आज भी हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो एक अच्छे से साफ़ सुथरा करते हैं, या कोई गिफ्ट बनाते हैं या खाना दूसरा बनाते हैं। तो वो जब राजा दूसरे राजा से मिलने जाते हैं तो सिग्निफिकेंट पहला ये होना चाहिए था कि ये सिक्का कौन दे रहा है। सिक्के में और मेटल में दोनों फर्क है। मेटल किसी के पास भी हो सकता है, जिसके पास पैसा है वो मेटल ला सकता है, लेकिन सिक्का सिर्फ सरकार निकाल सकती है। तो ये प्रचलन जब चला कि सिक्का और मॉनिटरिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था वो राजा के पास थे, तो उन्होंने जो है सिक्के बना करके जब दूसरा राजा मिलने आता तो एक तरफ वो अपना नाम, अपना किंगडम, अपना एरिया, अपना ईयर, अपना रूलिंग ईयर और उसके जो सराउंडिंग या ज्योग्राफिकल जो भी चीज़ें होती उसको बनाता, और दूसरी तरफ वो ऐसी डिज़ाइन, ऐसा पोर्ट्रेट, ऐसा मेमेंटो बनाता जो रिलेवेंट तो उसके किंगडम के होता, लेकिन उस रिलेवेंस का या उसका मिलता जुलता कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन, कोई भी मेडालियन उसके किंगडम में, उसके स्टेट में, उसके जनपद में कभी भी वो प्रचलन में नहीं आता था। इसका मतलब ये था कि ये कॉइन जो है एक राजा ने दूसरे राजा को नज़र करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, ऑनर करने के लिए, फेलिसिटेशन करने के लिए बनाया। तो जब किसी के हाथ में कोई चीज़ आई हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आया है जिनका नाम सुशील जी है, अगर मैं एक चीज़ पहले ही उस पर सुशील जी लिख करके रखूं और या एक मैं उठा करके उनको दूं, तो सुशील जी के मन में क्या फीलिंग आएगी? अरे यार ये मुझे दिया है, इस पर सुशील जी लिखा हुआ है। तो जो फीलिंग्स आती थी वो फीलिंग डिफरेंट होती थी, और वो फीलिंग सिर्फ एक राजा समझ सकता था क्योंकि वो शासक था। तो उसने ये सिक्के बना के उनको दिए,
तो उसके बाद में धीरे धीरे उनको लगने लगा नहीं यार ये तो अलग है, इसमें तो मेरा नाम भी है, मेरा नाम लिखा हुआ है। तो जब ये आता कि मेरा नाम लिखा हुआ है, ये स्पेशल है और मेरे लिए है, तो फिर तो आदत पड़ी जाती है। और न्यूमिस्मेटिक तो एक ऐसी आदत है, न्यूमिस्मेटिक नहीं, आप कलेक्शन की कोई भी चीज़ कहिए, चाहे सिक्के हो, नोट हो, स्टैम्प्स हो, मैच बॉक्स लेबल हो, टेलीफोन कार्ड हो, पोस्ट secret कार्ड्स कार्ड हो, हो, हाँ। पोस्ट कार्ड्स हो, फर्स्ट डे कवर्स हो, मैक्सिमम कार्ड हो, कुछ भी हो, कलेक्शन जब एक बार फैसिनेशन हो जाता है तो फिर ये नहीं सुनता, फिर ये सुनता है, फिर इसको ये लगता है यार ये मेरे पास होना चाहिए, ये इसके पास है मेरे पास नहीं है, या ये मेरे पास 5 ही है, और क्या करूं जो छठा इसमें आ जाए, फिर और क्या करूं जिसमें 10 हो जाए। तो ये जो एक ललक लगती है, इसमें एक जो फैसिनेशन आता है, एक इसमें चार्मिंग आती है, वो चार्मिंग जो है वो आदमी को 100 तकलीफ़ों से, 100 परेशानियों से, 100 दिमागी चीज़ों से दूर रखता है। अगर वो काम भी कर रहा है तो उसको लगता है यार मुझे 5 बजे तक नौकरी करनी है, 6 बजे तक करनी है, लेकिन 6 बजे के बाद में एक मेरे पास जो थे ना वो 10 कवर थे, इसमें 2 तो नए आए होंगे मुझे ढूंढने। तो उसके दिमाग में जो ये साथ में चलता रहता है ना कि मुझे 2 ढूंढने या 1 ढूंढने हैं या ये मेरे पास नहीं है, वही उसको जिंदा रखती है। अदरवाइज तो कलेक्शन के फील्ड में या आज की भागदौड़ में एक आम आदमी तो बस रोजगार के उसमें रहता है कि मैं कैसे 2 जून की कमाऊँ और शाम को रोटी खा के सो जाऊँ, कल दोबारा लगना है। और एक थोड़ा समझदार कलेक्टर देखता है कि मैं एक चीज़ लेकर के आना हूँ। वो अलग बात है कि एक फर्स्ट डे कवर 5 रुपए का भी हो सकता है और किसी भी कीमत का हो सकता है, लेकिन जब वो अपने हाथ में लेता है ऐसे, तो जो स्माइल उसके चेहरे पर है, जो खुशी उसके चेहरे पे है, वो खुशी उसकी हो सकता है आज के सूर्यास्त से लेके उस टाइम की, या हो सकता है पिछले 1 हफ्ते की या पिछले 1 महीने की, सारी चिंताएं तकलीफ दूर कर देता है। और फिर वो देखता है अरे वाह ये मेरे पास है, ये किसी और के पास नहीं है। तो वो जो खुशी देता है, ये जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा या सफ़र रहा, इसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा देती है, कॉइन्स, स्टैम्प्स, नोट्स। ये चीज़ें ऐसी है कि आदमी अपने बैग में भी रख सकता है, पर्स में भी रख सकता है, डायरी में भी रख सकता है, एल्बम में भी रख सकता है। रात में अगर उसको लगे यार टेंशन हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो जब उसको देखता है तो एक छोटी सी चीज़, एक मेटल का टुकड़ा, वो सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, ब्रास, कॉपर, किसी का भी हो सकता है, या एक कागज़ का पीस जिस पे किसी देश का नोट बना हो, पॉलीमर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, या एक छोटा सा स्टैम्प्स का पीस जिस पे किसी भी फ्रीडम फाइटर का, देश के नेता का, या हमारे मोनूमेंट्स का, या हमारे नेशनल बर्ड्स का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन जब वो देखता है, देखने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, वही कलेक्शन कहलाती है। नहीं, मैं सवाल सर इसलिए आपसे ये किया क्योंकि जब मैं स्कूल का संचालक हूँ, तो मैं स्कूल चलाता हूँ एक्चुअली। तो जब मैं आज के बच्चों को देखता हूँ तो उनको, जो सीनियर बच्चे हैं, उनको एप्पल और फेसबुक के सीईओ के बारे में मालूम है, लेकिन हमारा जो हेरिटेज और कल्चर, आप अगर उनको उस सेंस में जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि सीज़र के टाइम से अभी जो बदलाव हुआ है, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ये जो शिफ्ट हो रहा है आज के यंगर जनरेशन में, हम लोग जब बच्चे थे सर, हमें 1 पैसा, 2 पैसा या 5 पैसा मिलता था तो इतनी खुशी होती थी कलेक्शन करने में, लेकिन आज के बच्चों को खुशी तब होती है जब उनको एक आईफोन मिलता है या आईपैड मिलता है। तो ये शिफ्ट आप किस तरह देखते हैं? इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि न्यूमिस्मैटिक्स को या पूरे हॉबी को आज से आप और 10 साल या 20 साल बाद कहाँ देखते हैं? राजा जी देखिए कि आप स्कूल संचालन करते हैं, आपके पास में बहुत तरह के बच्चे हैं, अलग परिवार से आते हैं, अलग समाज से आते हैं। बच्चा जो है वो एक गॉड की क्रिएशन है, एक नॉर्मल क्रिएशन है। आप क्या शेप देंगे उसको? थोड़ा सा बिटर रिप्लाई है मेरा, लेकिन इसमें सब कुछ जो डिपेंड है
वो उसके पारिवारिक माहौल में है। अगर उसके पिता, उसके माँ, उसके दादा दादी, और जैसे आपने कहा आप स्कूल चलाते हैं, चलिए उसके माता पिता जो हैं या उसके परिवार में जो है आज की भागदौड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, लेकिन अगर आप अपने स्कूल के स्टूडेंट को धीरे धीरे सिखाना शुरू करेंगे तो वो इस लाइन में आना शुरू होंगे, तब उनको पता चलेगा हमारा इतिहास क्या था। गजेट आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, आईफोन आ गया, गूगल आ गया, ये अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस अच्छे के साथ में ये बुरा इतना है कि हम अपना पास्ट भूलते जा रहे हैं। ट्रू। लेकिन आज का स्टूडेंट जो है वो अपना पास्ट जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता। मैं एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरा ऑफिस है, ये मेरा हॉबी है और साथ में मेरा कमर्शियल व्यापार भी है, ऑक्शन भी है। बचपन में अगर माँ बाप शुरू से सिखाना शुरू करेंगे कि ये हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था, हमारे राजा ऐसे थे, हमारे जनपदा जैसे थे, हमारे किंगडम्स ऐसे थे, या हमारे फ्रीडम फाइटर ऐसे थे, या देश की आज़ादी ऐसे लड़ी गई, तो हो सकता है 100 में से 2-4 बच्चे वो चीज़ जानना शुरू करें। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो बाकी 2-4 बचे हैं 100 में से, आप 90 भी कह सकते हैं, 95 भी कह सकते हैं, ये समझेंगे, लेकिन ये तब समझेंगे जब ये जिंदगी का पहला पड़ाव पार कर रहे होंगे। आपने कहा कि सीजर के लेकर के अब तक में ये फर्क क्यों आया। पहले माँ बाप ध्यान रखते थे, अब वो इस भागदौड़ में ढूंढ रहा है कि मुझे AA आना है, AAA आना है, प्लस लेकर के आना है। ट्रू। जब ये AA, AAA प्लस ला करके, डिग्री ला करके, पास होकर के, और जब वो कहीं जॉब लग जाएगा, तब क्या है, परेशानी पैदा होते बच्चे को भी है, क्योंकि उसको टाइम पे दूध नहीं मिल रहा है, या पोटी कर दी तो साफ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, 25-30 का हो जाएगा, जॉब लगेगी, परेशानी बढ़ेगी। तो हम जैसे देखते हैं जो हमारे रोज में आता है, अब देखिए कि आपके में और हमारे में एक 2 चीज़ हम क्लब करते हैं। आप स्कूल चलाते हैं, हम लोग जनरली हॉबी के साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी देखते हैं। तो 30, 35, 40 का होने के बाद में आदमी को लगता है कि अब मैं क्या करूं। पहले रेशियो जो 25 से नीचे के थे, उसमें 100 में से 2-4 ही कलेक्शन में जाते थे, बाकी नहीं जाते थे। बिल्कुल। 30 के बाद अगर हम जाएंगे तो 100 में से 25 इस लाइन में आते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कलेक्ट करना है, क्योंकि वो जो है वो दुनिया की तकलीफ में, रोजगार की भागदौड़ में, सर्विस में, जॉब में, वो तकलीफ में है। वो तकलीफ में होकर के फिर वो देखता है कॉइन क्या है, नोट क्या है, स्टैम्प क्या है, पेंटिंग क्या है, टेलीफोन कार्ड क्या है, सिगरेट क्या है। मेरे ख्याल से आने वाले ज़माने के बाद टेलीफोन कार्ड तो कोई जानेंगे ही नहीं, और आज की जनरेशन को तो फ़ोन का भी पता नहीं होगा। तब वो कलेक्शंस वापस शुरू करता है। किसी ने शुरू कर दिया होता है, तो हमारे पास ऐसे कुछ कलेक्टर होते हैं जिन्होंने अपनी एज के 10, 12, 15 साल तक किए, फिर वो स्ट्रगल और सेटल डाउन होने के बाद में 30, 35 के बाद वापस जुड़ते हैं। लेकिन हमने जनरली ये देखा है कि कलेक्टर जो है वो ग्रो होना शुरू होता है 30-35 के बाद में। अब मैं आपके चैनल से आपके स्टूडेंट्स को, आपके सर्कल में जिनको है, इनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने स्टैम्प्स पैदा होते ही देखे हैं। ये हमारे फैमिली का बिजनेस और कलेक्शन जो है वो 60 साल से ज़्यादा का है। मेरा मानना ये है, स्ट्रांगली मानना ये है कि तकलीफ में अगर कोई साथी है जो आपकी किसी भी परेशानी को कम कर सकता है, हटा तो नहीं सकता, वो एक कलेक्शन है। वो कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कॉइन्स का, स्टैम्प्स का, नोट का। तब उसको लगता है यार आज दिन में गया, बॉस से ये सुनने को मिला, या ऑफिस के स्टाफ से ये सुनना मिला, या दुकान में स्टाफ से ये सुनने मिला, कस्टमर ये कह गया। तब वो कलेक्शन शुरू करता है। तब यही गूगल फ़ोन, यही एंड्रॉयड फ़ोन में वो ये ढूंढता है कि मैं क्या कलेक्ट करूं। तब वो धीरे धीरे पीछे जाता है। वो धीरे पीछे कहाँ जाता है? वो 30 साल पीछे जाता है, 50 साल पीछे जाता है, 200 साल पीछे जाता है, 500 साल पीछे जाता है। और जैसे राजा जी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, आईफोन,
तो मेरे ख्याल से आज की बहुत सी जनरेशन को पता होगा टाइम मशीन, टाइम मशीन। वो टाइम मशीन का फील इसलिए करते हैं कि उनके मन में ये रहता है कि 200 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे घर में, हमारे साथ में, या हमारी सरकार कोई एजुकेशन में ऐसा करे जो उसके बचपन में 5 साल से 15 साल के बीच में हमारा पास्ट सिखाए, तो अगले 15 से 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में वो हमारा पास्ट भूलेगा नहीं। हाँ, चिंता की बात ये है कि ये आज से 25-30 साल पहले तक लोग भूलते नहीं थे, अभी लोग थोड़े कम हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज की, जो ये चीज़ें अवेलेबल है, जो इंटरनेट है, थोड़ा सा क्विक और फास्ट बना रही है। तो इस चक्कर में वो कंपटीशन में लगा है कि मैं कैसे आगे निकलूं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर बनता ज़रूर है, और वो कलेक्टर इसलिए बनता है कि पीस ऑफ माइंड, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर, हाँ। एक्चुअली मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ तो नहीं, पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिला। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके बच्चे भी इसको देख रहे हैं तो कल बड़े होंगे, मेरे ख्याल से हो सकता है सामाजिक रिश्तों का उनको ज्ञान होगा। बहुत सी चीज़ें वो अपने बेटर हाफ, स्पाउस या पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन उनसे नहीं कह सकते। तब क्या है, वो रात में कलेक्शन देखते हैं, तब उनको लगता है यार देखिए ये ना प्लास्टिक का नोट है, अरे यार प्लास्टिक की तो थैली आती है, सरकार ने बैन कर दी, लेकिन ये प्लास्टिक का नोट कैसे बनाया। फिर वो सोचते हैं देखो यार इसमें सिक्योरिटी थ्रेड कैसे हैं। फिर वो देखते हैं मेरे पास इतना बड़ा नोट है, फिर कोई देखता है इतना बड़ा नोट है, फिर इतना बड़ा नोट है। तो धीरे धीरे जो आता है, अब वो उस कंपटीशन में नहीं है कि मुझे डबल ए या ट्रिपल ए या प्लस लाना है या टॉप आना है या इस नौकरी में। अब वो लगता है कि मैं स्ट्रेस बस्टर कैसे हूं ताकि कल सुबह या मुझे मेरा व्यापार करना हो या मुझे नौकरी पे जाना हो, मैं टेंशन फ्री होकर के जाऊं। और ये चीज़ें जो है जब वो कलेक्ट करना शुरू करे तब वो आसपास ढूंढता है मेरे फ्रेंड कौन है, पेन फ्रेंड कौन है, सोसाइटी कौन सी है, फिलेटलिक सोसाइटी कौन सी है, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी कौन सी है, डीलर कौन है, मेरा कौन दोस्त हो सकता है जिसके पास में दुनिया के ये नोट है, स्टैंप है, कॉइन है, इससे मैं ये बदल दूँ, वो बदल दूँ, मेरा देके उसको दे दूँ, उसको देके मेरा ले लूँ। बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़्यादा काम करता है ये कलेक्शन। ये स्ट्रेस इतनी बस्ट करता है, इतनी बड़ी पावर देता है कि आदमी अपनी तकलीफ भूल जाता है। और सबसे बड़ी ये हमें हमारा पास्ट याद रहता है। गूगल में आपको ये बताएंगे कि सीजर था, अलेक्जेंडर था, गुप्ता थे, मौर्यास थे, वो क्या थे पता नहीं है। ये आप फील तब करेंगे जब कॉइन आपके हाथ में होगा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल तब आपको लगेगा ओहो 2300 साल पहले, 500 2500 साल पहले, 2600 साल पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी। बिल्कुल। मैं सर बीच में रोक के एक बात बताऊं, मैं कल ही आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने बीड्स दिखाया लोगों को, जो पहले तो 1861 के पहले जो हमारे यहाँ चलता था, तो उसमें आपने एक बीड्स दिखाया और उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि उसको हाथ में लेके जो फीलिंग, उसकी जो फीलिंग आती है, और वो फीलिंग मतलब जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, आप देखिए कलेक्शन एक और चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, लोग एक बाग बगीचे में जाते हैं, गार्डन में, लोग फूल हाथ में बिना लिए उस फूल को फील कर सकते हैं, देख के, स्पर्श करके, उसके सुगंध से। तो ये बीड वाली कल मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों को कम से कम ये जानना चाहिए कि हमारा इतिहास कहाँ से है, हमारा लिगेसी क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर हम आजकल इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं? राजा सर दूर नहीं हो रहे, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी पीरियड है। आदमी, हमारे कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अभी क्या है कि आज की जो जनरेशन है, आप ये कह लीजिए 2000 के बाद की, 2010 के बाद की, वो एक थोड़े से अलग फेज में जा रही है। वो फेज लंबा नहीं है, 25-50 साल का ही है। अभी आपने जैसे कहा कि फूल जो है वो आप गार्डन में देख करके जो फील आता है वो फोटो पे शायद ना आए। ये जो जनरेशन, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये टेक्नोलॉजी और जनरेशन 25-50 साल की है। 25-50 साल बाद ये टेक्नोलॉजी इतनी हो जाएगी
कि आने वाली जनरेशन उब जाएगी, फिर उसको लगेगा रियलिटी क्या है। अभी जैसे मैंने आपको, अब आपने वो बीट का बताया, तो अगर हम उसको कमर्शियल एस्पेक्ट में देखें तो ठीक है, वो ऑप्शन के लिए आई है, हमने रखा है, लेकिन वाकई में जब मैंने उसको देखा, वो फोटो में देखा, वीडियो में देखा, वो एक अलग है, लेकिन जब उसको हाथ में फील लेकर के देखते हैं, और दूसरा आप थोड़ा सा पीछे टाइम मशीन में बैठिए, 2300 साल पहले, तब हमारे पास पत्थर के हथियार होते थे, True. पत्थर की ज्वेलरी होती थी। उस जमाने में एक छोटी सी बीड पे कार्विंग कैसे की है, मैं आपको शायद यहाँ हो, अगर आपका कैमरा चल सकता है तो। बिल्कुल सर। एक मिनट देखिए, अब आप इसमें क्या फील कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप खाली फोटो देख सकते हैं। Correct. अब फोटो में आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि गार्डन में फ्लावर कैसा है, रोज फ्लावर कैसा है, True. या चमेली फूल कैसा है, या दूसरा फूल कैसा है, ये आप देख सकते हैं। Correct. बट जब आप हाथ में लेंगे तब आपको ये लगेगा कि यार 2300 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तब Correct. एक आदमी ने लेकर के इसमें अलग अलग, इसमें एक लाइन बनाई है, फिर उसमें ये इसने कैसे वाइट फील किया है। बिल्कुल। अब ये वाइट फीलिंग जो है, ये वाइट फीलिंग जो है, ये कोई मटेरियल था या कोई पाउडर था या क्या चीज़ है, नहीं पता कुछ भी। Correct. लेकिन अगर आप लगेंगे मेरे हाथ में है, मुझे देखना है, हाँ, तो हो सकता है कि आप रिसर्च करें तो पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ था। हाँ, लेकिन ये फीलिंग जो है, हाँ। आप ये मान के चलिए 2050 तक टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से दौड़ रही है रॉकेट की तरह, हाँ, लेकिन 2050 के बाद में अगर हम देखेंगे हाँ, तो वापस जो है हाँ। लोग जो है वो रियलिटी में आएंगे, तब वो देखेंगे नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता था, ये पत्थर युग था, ये उसके बाद में ये धातु के आए थे, फिर ये ज्वेलरी आई थी, फिर सोना आया था, वो वापस आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने कहीं किसी इंटरव्यू में देखा होगा तो मेरे ख्याल से यूएई के सुल्तान ने कहा था कि ये टाइम बहुत दूर नहीं है जब लोग वापस ऊंट पे आना शुरू हो जाएंगे। Correct. इसका मतलब उनकी विजन इतनी लंबी थी कि उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी एक दिन जो है वो टिकेगी नहीं, अच्छी ज़रूर है, बहुत काम आ रही है, हमारी लाइफ हेल्पफुल कर रही है, लेकिन स्ट्रेस बस्टर जो है और जो हमारा कल है, जो हजारों साल से चला आया है, पता नहीं कौन इस गैलेक्सी को चला रहा है, चांद भी अपने टाइम पे आता है, सूरज भी आता है, धरती भी चल रही है, तो ये तभी जान पाएंगे जब हम पास्ट में जाएंगे। पास्ट में जाएंगे, एक एक चीज़ कलेक्ट करना शुरू करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा, हम जा पाएंगे उसमें वापस। बिल्कुल। और सर मेरा जब आपने बीट की बात की तो मैं एक जनरल चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। ये जब बिडिंग की बात आती है या ऑक्शन की बात आती है तो लोग अमूमन अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ये बहुत मतलब पैसे की बात होगी, हम एक साधारण से कलेक्टर हैं, हम ऑक्शन में जाएंगे, हम बिडिंग कैसे करेंगे, मतलब एक फियर साइकोसिस उनके अंदर काम करता है। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जहां अगर मेरे पास करोड़ों करोड़ रुपया नहीं है तो मैं ऑक्शन में या बिडिंग में शामिल नहीं हो सकता हूं। तो सर इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि लोग जब ऑक्शन पे या बिडिंग में, जो मरुधर आर्ट्स करती है अमूमन रेगुलर वे में, तो अब जब जो शामिल होना चाहते हैं, जो मीडियोकर लेवल के जो लोग हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह, उनको एक, मैं बात करता हूं जब लोगों से तो लगता है कि एक डर बना रहता है कि नहीं बिडिंग हमारे लिए नहीं है, ऑक्शन हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ एक निश क्लाइंटेल के लिए है, जो बहुत बड़े कलेक्टर्स हैं उनके लिए है। तो इस मिथ को थोड़ा सा सर क्लियर कीजिए। राजा सर, अभी जैसे हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बताया कि बीट तो थे, वो 2300 साल पहले, हो सकता है किसी आदमी के पास मिले होंगे, वो बैठ करके उसमें कार्विंग कर रहा होगा, वो करके किसी मर्चेंट के पास गया होगा, मर्चेंट ने देखे होंगे, फिर उसने कहा नहीं यार सुंदर नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ वाइट कलर का फील करते हैं। तो 2300 साल से चला आ रहा है। अगर वही चीज़ हम आज देखें या आज बनाएं तो मेरे ख्याल से हो सकता है कितने की होगी, 1000-2000 की। आपको ऐसी ही अगर बीट का, जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा मेरे से, तो मैं आपको 2 जगह चीज़ें दिखाऊंगा। अब ये बनाना है, तो ये अगर दूसरा बनाना है तो मैं थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन जूम करके दिखाता हूँ। ये अगर बनाना है, ये मुझे फील इसलिए हुआ था कि मुझे पता है 2300 साल पुराना है, ये हाथ के अंदर है। अगर इसी का रिप्लिका या कॉपी बनाना है
तो मेरे ख्याल से 500 भी हो सकता है, मैंने ज़्यादा बता दिए होंगे, शायद 100 रुपये में भी मिल जाए। करेक्ट। ये ऑप्शन में है लगभग 4.5-5 लाख रुपए का। ये इसलिए है कि ये गारंटी है कि ये पुराना है। बिल्कुल। चलिए हम ये मान लेते हैं कि ये बीट हर आदमी नहीं समझ पाए, बिल्कुल। लेकिन पूरी दुनिया में सोना तो सब समझते हैं। सोने का नाम आती चेहरे पे स्माइल आ जाती। करेक्ट सर, करेक्ट। या तो नींद लेके सोना हो, करेक्ट। और या अंगूठी में पहनने का सोना हो। सोना तो सबको समझ में आएगा। करेक्ट। देखिए मैं आपको चीज दिखाता हूँ, इसमें एक कॉइन है। अब आपने जो पूछा, मैं उसका एक लेमैन की तरह से जवाब देता हूँ कि ऑक्शन में लोग क्यों डरते हैं और दूसरे लोग ऑक्शन में क्यों खरीदते हैं, बिल्कुल। और ऑक्शन में क्यों लेना चाहिए। बिल्कुल। कुशान, एक मिनट, कुशान ऊपर है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि फीलिंग्स क्या होती है, बस्टर क्या होता है, एनर्जी बस्टर, स्ट्रेस बस्टर। ये कॉइन है, देखिए ये कॉइन है लगभग 2200 साल पुराना। राइट। ये 2200 साल पुराने कॉइन में, अब देखिए हमने इसमें मेंशन किया है, इसमें सोना कितना है, 7.44 ग्राम। बिल्कुल। मतलब आज की तारीख में अगर हम इसकी मेटल वैल्यू गिने तो मेटल वैल्यू अब ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 1 लाख रुपए का 10 ग्राम। ट्रू। तो आप ये मान के चलिए ये 7.44 है, इसका मतलब मान के चलिए 75,000 रुपए का इसमें सोना है। जी। अभी इस पे जो है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो इस पे करंट बिड जो है, ऑक्शन हालांकि कल है जी। ये 4 लाख रुपए एस्टिमेट शुरू हुआ था, जी। 7.5 लाख रुपए का। अब आप देखिए जी। ये कॉइन है, 7.5 लाख की बिड है, कल कितने में बिकता है नहीं पता है। जी। ये कॉइन है, कुशान पीरियड का है, कुशान डायनेस्टी का है। जी। राजा का नाम हविश का कुशान है। जी। मेटल वैल्यू इस कॉइन की सिर्फ 75,000 है। जी। 7.5 लाख की बिड है, उसके बाद में हमर कमीशन है, उसके बाद में टैक्सेस है, जीएसटी है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर कोई बिड नहीं आती तो भी 8.5 लाख रुपए का है। ये जो गैप है 75,000 से 8.5 लाख का आज की तारीख में, कल कितने को होता नहीं मालूम, ये गारंटी है, ये ऑक्शन में गारंटी है कि ये जो पैसा आप दे रहे हैं ये आपकी फीलिंग का पैसा है, मेटल का नहीं है। मेटल आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में, किसी सुनार की दुकान में, किसी भी सोवेनियर शॉप में, गवर्नमेंट में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं जाके सोना खरीद सकते हैं। लेकिन आप ये हिस्ट्री अगर आपको खरीदना है, बिल्कुल, जो 2200 साल पुराना है, और ये हिस्ट्री गारंटी देता है जी कि ये सिक्का 2200 साल पुराना है। जी। और मैं क्लैरिटी भी देख पा रहा हूँ सर सिक्के पे, ये क्लैरिटी अमूमन देखने को मिलता ही नहीं है एक्चुअली। अब ये जो बाकी के आप पैसे दे रहे हैं, ये बाकी के पैसे गारंटी के हैं कि ये गारंटी है कि ये सिक्का जो है ये 2200 साल पुराना है जी। अब दूसरी तरह में आप देखिए कि मैं एक डीलर हूँ, आप मेरे पास आते हैं या किसी और डीलर के दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, डीलर आपको हो सकता है सस्ता बेच देगा, हो सकता है ऑप्शन में 10 लाख का बिके, डीलर आपको 4 लाख में, 5 लाख में, 3 लाख में दे देगा। आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, आप ये कॉइन इसलिए ले रहे हैं कि 2200 साल पुराना है, आपको अच्छा लगा जी, ये हविष्का का है, जी, कुशान डायनेस्टी का है, आप लेकर के आ गए। ये चीज जो है ये एक डीलर और आपकी जो कलेक्शन की पैशनेशन है उसके बीच का एक ब्रिज है, लेकिन इसमें गारंटी कहीं नहीं है जी। ऑक्शन एक वर्ड ये है जी। मैंने अब हमारी जो चर्चा हुई आपकी रिकॉर्डिंग से पहले कि मेरे फादर जब 5-6 साल के थे तब उन्होंने ये कलेक्शन शुरू किया। जी जी। तो ये जो ट्रस्ट है ये 65 इयर्स का है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉइन ओरिजिनल है। कहीं गलती से अगर हम ओवरलुक कर गए जिसकी कि
उम्मीद नहीं के बराबर है। फिर भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर हम गलती कर गए हों, अगर ये लगे ये आज नहीं कभी भी, जैसे ऑक्शन कल है और आप विनर होते हैं इसके, ऑक्शन है 2025 में 31 जून को, लेकिन आपको ये जाके 2050 में पता चलता है कि नहीं ये कॉइन डाउटफुल है। 31 मई सर। सॉरी 31 मई 2025 को जी आपको 2050 2075 जी तब जाकर के कहीं लगे कि ये कॉइन जो है वो थोड़ा डाउटफुल है, ये इमिटेशन है या फेक है या रिपेयर है या अल्टरेटेड है, या हमने कहा ये हविस का है, ये हविस का नहीं है, कुछ और है। ऑक्शन का मतलब ये है कि ये गारंटी है। आपने अगर मुझसे लिया है, मैं दूसरे ऑक्शन का नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ ऑक्शन हाउस के कुछ अपने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ 3 महीने तक वापस लेते हैं, कुछ 6 महीने तक वापस लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा आपको अश्योरेंस है जब तक मैं जिंदा हूँ, उसके बाद मेरा बेटा इस लाइन में है, जब तक वो है, और उसके बाद अगर जब तक कंपनी है, कभी भी अगर ये कंट्रोवर्शियल लगता है जो हमने डिस्क्रिप्शन में इसको शो किया है जी, तो हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आपको पैसा देंगे वापस। और ये जो पैसा आप दे रहे हो, मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, आप इसलिए दे रहे हो, ऑक्शन में चाहे नोट हो, चाहे कॉइन हो, चाहे स्टैंप हो, अगर गलत हो गया तो हम वापस लेंगे। आप ज़्यादा पैसा इसलिए दे रहे हो कि इसके लिए गारंटी है। और ऐसा नहीं है कि राजा सर आपने पूछा कि लोगों में डर है, डुप्लीकेसी, फोर्जरी, मैनिपुलेशन ये अभी से नहीं है, ये जब से सिविलाइजेशन हुई तब से शुरू हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो फेक कॉइन अगर देखेंगे तो 1000 साल पुराने भी आते थे, जी। 1500 साल पे भी आते थे। एक मर्चेंट पे एक लेवल तक भरोसा किया जा सकता है। ऑक्शन का मतलब ही पहला शब्द ये है ट्रस्ट, और दूसरा जैसे आप इसमें देखेंगे कि हमने इतना कुछ लिखा है इसके बारे में जी। तो ये इतना कुछ लिखने के लिए, अब आप यहां से देखिए ये इस कॉइन की डिटेल है जी इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो ये हमने इसका एक सपोर्टिंग जो है जी हमने अपनी तरफ से कुछ कहा, ये सपोर्टिंग है। जी ये सपोर्टिंग इसलिए कहा कि हमें ये 10 लाइन लिखने के लिए जी कम से कम 50 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जी और लिखने से पहले जी और पब्लिश होने तक जी हमें ये चेक करना है कि हम कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपसे दोबारा आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऑक्शन में खरीद रहा है तो वो शांति खरीद रहा है, वो एक कॉन्फिडेंस खरीद रहा है, या अदर टर्म्स में गारंटी खरीद रहा है। गारंटी तो है ही। जो अगर हमने कॉमा भी लगाया है तो कॉमा ऑथेंटिकेटेड है। अगर हमने लिखा है कि जैसे हमने इसमें 2 लाइन लिखी है कि साइपेरियो जियर्जो इजिप्शियन डाइटी एसोसिएट विद द फर्टिलिटी हीलिंग, जितना कुछ भी हमने लिखा है जी। ये गारंटेड एक वर्ड है। ये ग्रेन बकेट अगर हमने लिखा है जी। अगर आप ये ग्रेन बकेट दूसरी इसमें देखेंगे यहाँ पे जी ये पीछे के साइड में जी इनके हाथ में कुछ है, जी जो वर्ड हमने लिखा है वो वर्ड है। जी ये वर्ड ही जो है जी। ये ऑक्शन है। जी और जो जमाना चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है, आने वाले समय में कलेक्टर जनरली क्या हर एक पे भरोसा कर लेता है, लेकिन जब उसको लगता है मैं कई जगह ठगा गया तो फिर धीरे धीरे वो ऑक्शन में आएगा। जी। ऑक्शन में महंगा जरूर होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजा साहब, पर ये नहीं है कि रीच के बाहर है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कलेक्ट करते हैं, चाहे आप 10 नोट खरीदें, चाहे 10 कॉइन खरीदें, चाहे 10 फर्स्ट डे कवर खरीदें, लेकिन अच्छे खरीदें। बिल्कुल। वो 10 की बजाय 2 हो, 1 हो, क्योंकि यही एक हॉबी है जो आपको ज्ञान के साथ में एक समय के बाद में रिटर्न देती है। बिल्कुल। आपने आज किसी से खरीद लिया और 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद आपको जरूरत है, आप किसी को देने जाएं, तब वो ये सवाल नहीं करें कि सर ये तो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि तब आपको जरूरत है। उस जरूरत के टाइम में लेने वाला ये कि नहीं ये अच्छा है,
तब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ, वो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ कॉन्फिडेंस दे करके आपको आगे जो है वो सपोर्ट देगा दोनों तरह से। अगर आपने गलत ले लिया तो कोई कलेक्टर आपको कह सकता है अरे यार ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वो एम्ब्रेस सिचुएशन नहीं आएगी। करेक्ट। महंगा है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे, कल कोई पूछता आपने कहाँ से लिया, अगर आपने किसी मर्चेंट से लिया है, किसी दुकान से लिया है, तो आपको हो सकता है ट्रस्ट करे नहीं करे, लेकिन अगर आपने ऑक्शन से लिया है तो आपके पास बिल होगा। बिल्कुल। और दूसरे राजा सर, ये कि ऑक्शन का मतलब ये कि हमारे पास आज तक हमने जितनी चीज़ें बेची है सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ऑक्शन में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हम डिनाई नहीं कर सकते कि कल हमने बेचा है नहीं बेचा है। अगर हमें लगा कि इसमें कहीं कुछ गलत है तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर हमने इसको सेल किया है तो जिंदगी भर यहाँ रिकॉर्ड में रहेगा। बिल्कुल। तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। सही बात है कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। थोड़ा फर्क है, लेकिन ये है कि आप सेफ हैं और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा आपके हाथ में जेन्युइन चीज़ है, वो खुशी रहेगी और वो खुशी आपको जेन्युइन रहेगी। बहुत अच्छी तरीके से आपने सर ऑप्शन और इस चीज़ को समझाया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये है कि अमूमन कोई भी कलेक्टर या हॉबिस्ट या नॉविस ही बोलूं जिनके हाथ में कोई पुराना कॉइन आता है, अमूमन मैंने देखा है कि उनको लगता है कि उनके हाथ में 1 करोड़ रुपया का कॉइन आ गया। तो जनरली ये फीलिंग होती है कि कोई भी पुराना से पुराना कॉइन हो या डिफेक्टिव रादर क्या बोलूँ उसको, आप लोग एरर कॉइन्स बोलते हैं, आ गया तो उन्हें लगता है कि उनके हाथ में 1 करोड़ का या 5 करोड़ का सामान आ गया। तो आप एक जनरल हॉबिस्ट को मेरे इस वीडियो के तहत जानकारी दीजिए कि किसी भी कॉइन की एक्चुअल वैल्यू या ग्रेडिंग वो कैसे समझे, वो किस तरह समझे कि ये कॉइन कितना वैल्यूएबल है। उनके पास अगर उनके घर के मान लीजिए फोरफादर से ही कोई कॉइन मिला है तो अमूमन मैंने ये जैसा कि मैंने बताया देखा हूँ कि उन्हें लगता है कि एक ट्रेजर हाथ लग गया है। तो फीलिंग्स की तो 100% बात वहाँ आती है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है सर वो कैसे वो जानेंगे या समझेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। राजा सर, वो आपने इससे पहले जो सवाल किया था उसके जवाब में मैंने, हालांकि आपने नहीं पूछा था, मैंने बताया था जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है ये मैनिपुलेशन की कहानी चलती आई है जी। मैनिपुलेट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये कहे जी कि जैसे आपने कहा कि उनके फोरफादर रखे में, तो हो सकता है उनके पास 18वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी में कॉइन हो। तो ऐसा नहीं है, फेक अभी बनने लगे, फेक पहले भी थे। तो वो जानने के लिए आज की तारीख में मैं राजा साहब वो आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन ये है कि आप स्कूल चला करके इतना अच्छा काम करके फिर भी आप ये हॉबी के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर। ज्ञान बांटना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है और लोग आजकल क्या ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। आपने 2 सवाल पहले पूछा था कि यह जो आजकल जो गैजेट्स आ रहे हैं, एप्पल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन या इंटरनेट जो आ रहा है, इंटरनेट जो है वो अच्छाई कम सिखाता है, बुरी चीज़ें जल्दी सिखा देता है। तो आपके हाथ में कॉइन आया है, वो कितने का है? जनरली क्या है कि हिंदुस्तान में कुछ वेबसाइट हैं, जैसे हमारी चर्चा में मैंने आपको बताया था कि आज तक के न्यूज़ में था कि इंदिरा गांधी का कॉइन 2 करोड़ में ऑक्शन होने जा रहा है जी। मैंने तो आपसे वो रिक्वेस्ट की थी कि 20 रुपये में भी कोई लेना चाहे तो मेरे ऑफिस में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो अगर आपके हाथ में कोई कॉइन जी, नोट जी, स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, पोस्ट कार्ड, पोस्टल स्टेशनरी, हिस्ट्री, किसी भी कलेक्टिबल चीज की आए, आप उसको इंटरनेट पे मत ढूंढिए जी। अब सबसे पहले उसको ऑक्शन हाउस में ढूंढिए। बिल्कुल। मैं आपको एक कॉमन आदमी की तरह समझाऊं कि देश में एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, उनमें कुछ मंत्री होते हैं, स्टेट होती है, उसके चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो काम करने वाले आसपास में जो हैं, आप मान के चलिए हम अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके नीचे 500 तरह के अलग अलग आदमी है, तो वो अलग अलग बोलने वाले कुछ बोलेंगे, वो इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर को देंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी करेंगे जी। उनको डिलीवरी करने से पहले उनके पास में 500 चीज़ें, तो उसमें चेक करेंगे फैक्ट्स क्या है, फिर उसको डिलीवर करेंगे। तो इस तरह से आप
इंटरनेट में नहीं ढूंढ करके आप सबसे पहले इंटरनेट में ऑक्शन वेबसाइट में ढूंढिए। जी मैंने आपको पिछले ज़बान बताया था, पिछले सवाल में आपने पूछा, ऑक्शन का मतलब हमें ये चेक करना है कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। बिल्कुल। हमने किसी चीज़ के 10,000 रुपये कहे, जी आपने, हालांकि दूसरा क्वेश्चन जवाब है लेकिन इसका रिलेवेंट ही है, हम्म, अगर आपने किसी डीलर से खरीदा, जी ये चीज़ दो जनों के बीच में है, जी एक बेचने वाला एक खरीदार है। जी अब इन दोनों में जो ज़्यादा समझदार और हल्का होगा, वो समझदार हल्के को या तो खरीद देगा या बेच देगा या छोड़ देगा। ये दो जनों के बीच की बात रही। दो जनों के बीच में रही तो कोई ये कह सकता है देखिए सिक्का 5 रुपए का है या 5 लाख का है, 5 करोड़ का है। लेकिन अगर ऑक्शन में जाएगा, जी ऑक्शन में आप गलत नहीं बोल सकते। बिल्कुल। हाँ, हो सकता है डिपेंड ऑक्शन हाउस टू ऑक्शन हाउस, कुछ जानकारी कम हो, कुछ जानकारी ज़्यादा हो, कुछ गलत तरह से दी हुई हो, या हो सकता है किसी ऑक्शन में 1 लाख का बिका हो, किसी में 75,000 का बिका हो, किसी में 1.25 लाख का बिका हो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप 10 ऑक्शन वेबसाइट देखेंगे तो आप उसका लोअर सर्किट देखिए Correct. और उसका दूसरी वेबसाइट में अपर सर्किट देखिए, Correct. तो उसके बीच का जो रेंज है वो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में जो कलेक्टिबल है वो कलेक्टिबल उस रेंज में आता है क्या। दूसरे, आपके हाथ में अगर कॉइन आया, एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपके पास में एशियाड का 25 पैसे का कॉइन आ गया। बिल्कुल। किसी वेबसाइट में वो लिस्ट है जी कि जी मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, 5,000 में बेच रहा हूँ, 50,000 में बेच रहा हूँ, या आज की तारीख में कुछ ये जो मिसगाइडिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया में चलते हैं, कोई बहुत सारे वीडियोस हैं, 5 सर, लाख हाँ। के हैं। अब ये मत देखिए, अब आप ये देखिए एशियाड का 25 पैसे का कॉइन किस ऑक्शन की वेबसाइट में बिका हुआ है। जी एग्जाम्पल के लिए मानिए कि एक फला वेबसाइट में 5 लाख का बिका है या 1 लाख का बिका है। आप ये मत मानिए कि एशियाड का 25 पैसा है तो 5 लाख का बिक गया, 1 लाख का बिक गया, 50,000 का बिक गया, वो उसका बेंचमार्क है। जी नहीं, आप उसके बाद में उसकी जो लिस्टिंग है या उसने जो प्रेजेंट किया है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। उसमें सबसे पहले जो आपको मिलाना है, जी सबसे पहले कि वो मिंट कहाँ हुआ है। जी मिंट करने का मतलब ये है कि वो बॉम्बे मिंट में हुआ है, या मद्रास कलकत्ता मिंट में हुआ है, या मद्रास में हुआ, या कलकत्ता में हुआ, नोएडा में हुआ, जी बम्बई में हुआ, क्योंकि मिंट का फर्क बहुत होता है। जी सर। मन एक कॉइन अगर एक फला मिंट में हुआ, अगर बम्बई मिंट में हुआ तो 100 रुपए का हो सकता जी। है, और वही अगर कलकत्ता मिंट में हुआ तो 10,000 का हो सकता है। करेक्ट सर। तो आप सबसे पहले किसी ऑक्शन वेबसाइट में अपने जैसा कॉइन ढूंढिए सबसे पहला। जी उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपके कॉइन का मिंट क्या है। जी वो मिंट जो होगा, जी आप वो मिंट की जगह जो है वो टाइम टू टाइम 25-50 साल में चेंज होती जाती है। वो नीचे कहीं छोटा सा मार्क होगा, ऊपर मार्क होगा, साइड में होगा। अगर आप मुगल कॉइन करते हैं या ब्रिटिश कॉइन करते हैं या आप सल्तनत कॉइन करते हैं, हर जगह लिखा होगा मिंट का। बिल्कुल। वो मिंट आप चेक कीजिए। जी। अब सपोज मान के चलिए कि एक आपके हाथ में भी नोएडा मिंट का कॉइन है जी और जो किसी ऑक्शन की वेबसाइट में बिका 50,000 में बिका वो भी नोएडा मिंट है, आपने तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जी अब उसके बाद में आपको मिलाना क्या है, आप ये मत जंप होइए कि मेरे हाथ में 50,000 है। जी फिर आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप कंडीशन मैच कीजिए जी कि किसी ऑक्शन हाउस में वो 50,000 का है जी और उसकी कंडीशन क्या है और आपके हाथ में उसकी कंडीशन क्या है। जी राजा सर, ये कंडीशन का मैटर जो होता है ये इतना डिफर करता है जी कि एक नॉर्मल कॉइन, जी अगर हम नॉर्मल कॉइन का मतलब कि अगर हम ब्रिटिश पीरियड के कॉपर कॉइन की या ब्रॉन्ज कॉइन की बात करें जी तो 50 रुपए का होता है। जी चाहे वो विलियम का हो या विक्टोरिया हो या एडवर्ड हो, किंग जॉर्ज V, तो मतलब मान के चलिए 1835 से लेकर के 1947 तक जी किसी भी डिनोमिनेशन का कॉपर कॉइन नॉर्मल जी 25 से 50 रुपए का होता है। जी अब ये प्राइस का जो रेशियो है 25 रुपए का, ये 10,000 तक जा सकता है। जी। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जी अब आपके पास में एशियाड का 25 पैसे का कॉइन है और किसी वेबसाइट में 50,000 का बिका है, आप उसकी और अपनी कंडीशन मिलाइए। जी कंडीशन के ऊपर प्राइस का 100 गुना फर्क आता है। जी आप
एक सिंपल तरीके से ले सकते हैं कि एक स्कूल में या एक किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो सकता है 1000 बच्चे हों, तो टॉपर एक है और अच्छे इक्वल करने वाले 10 हैं। बाकी ऐसा नहीं है पढ़े नहीं है, सब पढ़े हैं। 1000 अगर स्टूडेंट है तो सब पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने वो लेवल या वो ग्रेड नहीं लिया जो टॉपर ने लिया, और या उसके बाद जो 10 जनों ने लिया। तो आपके हाथ में जो कॉइन है उसकी कंडीशन मिलाइए, मिंट मिलाइए, साल मिलाइए, और सिर्फ ऑक्शन वेबसाइट देखिए, वो किसी की भी हो सकती है। और अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप कभी ये जंप मत कीजिए कि दुनिया के फला कंट्री में क्या बिका है, इस कंट्री में क्या बिका है। हमें अगर प्राइस चेक करनी है, हमें अगर इसकी वैल्यू जाननी है, तो हमें इंडिया में फोकस होना है जी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है जोग्राफिकल चेंज हो जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ जो हमारे इंडिया में शायद हो सकता है 10 रुपए की हो, अमेरिका में $10 की हो। तो हम अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंडिया की किसी भी ऑप्शन है उसकी वेबसाइट की, उसमें से जानकारी लीजिए। और नहीं तो अगर आप कुछ जानना चाहें, अगर आप कर्नाटक में या बेंगलोर में हैं, मेरी लाइब्रेरी में 5,000 किताबें हैं जी। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। जी। जानकारी ऑक्शन हाउस से मिलती है, मेरा मेल आईडी मेरी वेबसाइट में दिया है। नहीं तो अगर आप राजा सर आप चाहें तो अपने स्क्रीन डाल सकते हैं। मुझसे जितनी पॉसिबल होगी मैं आपको इंक्वायरी दूंगा। भ्रामक चीज़ों में या हवा में उड़ने में या सीधे शब्दों में आज की भाषा में कहें तो मिसगाइड होने से अच्छा है कि आप पूछ लीजिए। जी। क्योंकि मिसगाइड होने के बाद में एक पीरियड के बीच में अगर आप कुछ टाइम बाद में, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 1 साल हो, जब आप सच्चाई जानेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। बिल्कुल। तो उससे पहले आप गलत चीज़ों में फंसे, आप प्रॉपर जानकारी ढूंढिए। गूगल मत ढूंढिए, यूट्यूब मत पढ़िए, इंस्टाग्राम मत पढ़िए। वो पढ़िए जो ऑक्शन हाउस है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, किसी की बुक से लिखी हुई है, वो आपको सही जानकारी देगा। उसमें आपको पता चलेगा आपके पास क्या है और कितने का है। जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, जितने भी हॉबिस्ट या कलेक्टर हैं, वाई टू चूज मरुधर आर्ट्स? सर मैंने पिछले सवाल में बताया था, कुशान हविस्का के कॉइन पे 7.5 लाख की बिड है। जी। ऐसा नहीं है मरुधर आर्ट अकेला ही ऑक्शन हाउस है इंडिया में, और भी है। पर जो मैं कहता हूँ, जैसे हर एक की टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या है, अगर आप हमारे कुछ गलत हो तो 3 महीने में वापस दे सकते हो, 6 महीने में दे सकते हो, उससे ऊपर कोई देता नहीं है। मेरे फादर कलेक्टर थे और वो मुझसे शेयर करते थे जब हम बीकानेर राजस्थान में रहते थे कि देख मैं ये ना फर्स्ट डे कवर लेने के लिए दिल्ली गया था, 20 रुपए लग गए मेरी ट्रेन के। मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन में रुका, फिर हाथ मुंह धोकर के हेड पोस्ट ऑफिस गया, लाइन में लगा, 15 पैसे के फर्स्ट डे कवर किए मैंने, 20 रुपए 30 रुपए दिए। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता था, काउंटर रिप्लाई की उसमें, ये शौक आपका था ना, आप गए थे? तो उन्होंने कहा मेरा शौक था, क्योंकि 70s में राजस्थान में जीपीओ नहीं थे, फिलेक्ट्रिक ब्यूरो नहीं थे, वो फिलेक्ट्रिक ब्यूरो में ही अवेलेबल होते थे। तो वो उस जमाने में 70s में 20-30 रुपए खर्च करके 30 पैसे के या 40 पैसे के 2 फर्स्ट डे कवर लेने जाते थे। जी। कारण ये पैशन था। जी। तो ये पैशन की वैल्यू जो है वो मैंने पैदा होते देखी है जी। कि कलेक्टर जो पैसा खर्च रहा है जी। वो सामान के पैसे नहीं खर्च रहा है, जी। वो एक ट्रस्ट के पैसे खर्च रहा है। जी। और ट्रस्ट जब तक उसको नहीं मिलेगा, जी। एक बार तो एक कॉमन कोई भी व्यापारी, कोई भी डीलर, या हो सकता है कोई ऑक्शन हाउस भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, जी। लेकिन लंबे समय तक नहीं चलता है। जी। मैं
मेरी जो मरुधर आर्ट्स को क्यों चूज करते हैं, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने पहले सवाल में ये पूछा था कि आज की जो गैजेट्स आ रहे हैं, जो आईफोन वगैरह है, ये थोड़ा सा एक सेटबैक है कि सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में नहीं आती है। थर्ड तो बहुत मुश्किल है जी। और आप किसी भी 100 रुपए की चीज को 1000 में, 5000 में, 10,000 में एक टाइम तक बेच सकते हो, बिल्कुल हमेशा नहीं बेच सकते हो। जी। आपको अगर हमेशा बेचना है जी। या हमेशा व्यापार करना है, जी। तो आपको सबसे पहले प्राइस को रियलिस्टिक रखना है। जी। और दूसरा, आपके पास जो आ रहा है लेने के लिए, जी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो सामान लेने नहीं आ रहा है, वो फीलिंग्स लेने आ रहा है। जी। आप उसकी फीलिंग का अगर रिस्पेक्ट, रिगार्ड या उसको एक भरोसा नहीं दिलाएंगे कि आप जो ले रहे हैं वो सही है, तो मैंने अभी बताया जैसे सेकंड जनरेशन नहीं आती है, लेकिन मेरा लड़का आर्ची मारू, वो इंडिया में इकलौता ऑक्शनियर है जिसने न्यूमिस्मेटिक और आर्कोलॉजी में मास्टर्स की है। जी। तो जहां ये डर लगता है कि मेरी सेकंड जनरेशन आएगी या नहीं आएगी, जी। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है जी। कि मेरे बाद में मेरा लड़का आर्ची मारू इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। जी। और उसको मैंने ये संस्कार दिए हैं कि कोई भी कलेक्टर, जी। चाहे वो 100 रुपए का सामान खरीदे या जी। किसी भी अमाउंट का, जी। उसको भरोसा देना है। जी। तो और वो भरोसा देना, और मैंने उसको सिखाया, तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मैं मर गया जी। और कुछ गलत है जी। तो आर्ची मारू वापस लेगा। जी। तो इसका मतलब सर आप हॉबी के साथ साथ ट्रस्ट मतलब डेवलप करते हैं। राजा सर, हॉबी तो कोई भी पूरी कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन हॉबी के साथ में ट्रस्ट देना, वही एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। ट्रस्ट जो है वो लंबे समय तक चलेगा। जी। इसीलिए जी। इंडिया में इस फील्ड में, फिलाटेलिक एंड न्यूमिस्मेटिक दोनों में, जी। मेरी फैमिली ही ओनली एक परिवार है जिसमें 3 जनरेशन एक ही व्यापार में है। जी। और अगर दूसरी तरफ थोड़ा देखें जी। तो मेरी वाइफ के पिताजी और दादाजी वो भी इसी फील्ड में थे। जी। तो ये कह सकते हैं कि 2 खानदानों का 3 जनरेशन का बिजनेस है। जी। और ये तभी रहेगा जी। जब ट्रस्ट रहेगा। जी। पैसा आज है, जी। कल नहीं होगा, जी। लेकिन अगर आप ट्रस्ट के साथ सामान बेचेंगे जी। तो नाम जरूर रहेगा। जी। और ये नाम ही तो हम जो कलेक्ट कर रहे हैं। आज अगर हम दुनिया का पहला कॉइन लीडिया का देखते हैं या जनपदा का देखते हैं या कोई भी कॉइन देखते हैं, किस लिए? जी। ट्रस्ट। जी। तो मेरा पहला और आखिरी एक ही इंटेंशन है, एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी खरीदें, जी। आप मरुधर आर्ट से खरीदेंगे तो मैं फिर आप मेरी चीज़ आपके साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी। जिंदगी भर की गारंटी है। जी। लेकिन आप किसी और से भी खरीदें जी। तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि सर आपने मुझे ये 1000 में बेचा, जी। ये 100 का है या 10,000 का, अलग बात है, जी। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो जी। क्या आप वापस लेंगे क्या? जी। अगर आपको ये गारंटी देता है तब किसी से भी खरीद सकते हैं, जी। और नहीं तो मरुधर आर्ट्स तो आपके लिए है ही है सर। थैंक यू सो मच सर। और जाते जाते, क्योंकि इंटरव्यू सर मुझे बहुत सारे सेशन आपके साथ आने वाले दिनों में करना पड़ेगा जब मैं बैंगलोर आऊँगा, क्योंकि आपसे बात करने से इतना जानकारी मिल रही है और इतना कुछ क्लियर हो रहा है। जाते जाते लास्ट सवाल थोड़ा लाइटर नोट पे, जब भी आपका वीडियोस लोग देखते हैं, जब भी आप रेफ़र करते हैं कुछ चीज़ों को, आप लोगों को बोलते हैं कि साथ में एक कप कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, तो लोग जानना चाहते हैं क्या आपके कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं सर? नहीं, मुझे देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। जी। अगर आप इंडियन कॉइन कलेक्ट करते हैं, जी। ये एक किताब है, देखिए, जी। साउथ एशियन जी। कॉइन एंड पेपर मनी इंडियन एडिशन। जी। मैं हर बार ये कहता हूँ, आप मेरी ऑफिस आइए, जी। मेरी लाइब्रेरी में किताबें पढ़िए, मेरे साथ कॉफ़ी पीजिए। जी। ये ज़रूरी नहीं है आप कुछ खरीदें। बिल्कुल। इस किताब का पहला एडिशन आया था 1982 में। जी। मेरे पिताजी उस वक्त इतने समर्थ नहीं थे कि ये इस किताब खरीद सकें। जी। हालांकि बहुत सस्ती थी उस ज़माने में, शायद 200-250 रुपए की थी। जी। तो आज एक ऑक्शनर है, जी।
उनसे मेरे पिताजी ने कहा था कि ये किताब देखनी है। जी तो उनका जवाब ये था, प्रेम बाबू किताब देखने के पैसे लगते हैं। जी तो कुछ चीज़ें जो होती है वो ज़िंदगी बदल देती हैं। जी तो ये उनका जो एक शब्द जो था कि मुझे फला फला आदमी ने ये कहा था कि ये किताब देखनी थी जी तो पैसे लगेंगे। जी हालांकि वो अलग बात है, आप देख जी। सकते हैं कि किताब ये मैंने रिवाइज की है। जी बिल्कुल। तो मुझे एक अलग खुशी होगी कि जो किताबें, जो नॉलेज, जो ज्ञान मैंने शेयर किया है जी वो आप ज़रूर पढ़ें उसको। जी अगर आप उसका 1% भी पढ़ पाए तो मुझे खुशी होगी। जी और कॉफ़ी तो इसलिए है कि पढ़ते पढ़ते आपको आनंद आएगा। जरा सा आप भटकेंगे, जी एक सिप लगाइए। जी। प्लांटेशन तो नहीं है, जी लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप किताब पढ़ेंगे। साथ में कॉफ़ी नहीं, चाय भी पिलाऊंगा। बिल्कुल। और आप किसी भी समय आए, जी राजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने 50वां बार कहा है, जी ज़रूरी नहीं है आप मुझसे कुछ खरीदें, बिल्कुल। लेकिन आप मेरी लाइब्रेरी ज़रूर आइए। जी 10 बजे से 5 बजे तक, जी। सोमवार से शनिवार तक। जी जो मेरा सामर्थ्य होगा, जिस समय आप आएंगे, चाय, कॉफ़ी, लंच, स्नैक्स, जी अब मेरे गेस्ट बनिए। जी मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। कि किसी को ज्ञान की ज़रूरत है जी और उसकी ज़रूरत की कुछ किताबें मेरे पास हैं। जी और मेरा ये भरोसा है जी हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी, जी। यादगार रहेगी, अविस्मरणीय रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी। जी। और जितना मेरे पास आप कुछ भी पूछना चाहेंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बिल्कुल व्यापार तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो धन्यवाद राजेंद्र मारू सर आज के इस सेशन के लिए। हम बहुत जल्द दूसरे सेशन के लिए भी मिलेंगे क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है, क्योंकि एक सेशन में ये संभव नहीं है कि सारी जानकारी को हम ले सकें आपसे। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं बोलूं और सही बोलूं तो ओशन हैं आप जानकारी के और इस फील्ड के। तो मैं तहे दिल से चाहता हूं आप स्वस्थ रहें और लोगों को इसी तरह जानकारी और इस हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें जिस तरह आप रेगुलर वे में कर रहे हैं। सर बहुत स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और हॉबी को ज़रूर स्प्रेड कीजिएगा। धन्यवाद। और मैं राजा बोस अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ये यादगार सेशन, मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ यादें यहाँ से लेके जा रहा हूँ और कुछ यादें दिल में रह जाती हैं, चुभती हैं। तो इनमें से एक ये मेरा वीडियो है। हज़ारों वीडियो है मेरे चैनल में, लेकिन मेरा ये वीडियो बहुत ही यादगार रहा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, ढेर सारा ट्रैवल कीजिए और हॉबी ज़रूर पालिए। धन्यवाद।